Hey, good morning, everyone. Hope you all are fine and doing your preparation in a well way. Welcome back to this amazing platform of online teaching. And today here we are going to discuss the PYQs for the HTET TGT साइंस के लिए हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आज हम अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास कुछ PYQs भी हैं और कुछ क्वेश्चंस हमने NCERT से लिए हैं डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ द HTET जो अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। तो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा? पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन। हमें बताना है, क्वेश्चन क्या है कि कार्बन एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम कार्बन के बारे में वैसे तो हम थ्योरी में डिटेल में कर चुके हैं, लेकिन एक बार रिकैप जरूर ले लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 एंड 4 होगी। हम यहाँ पर जानते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो नियोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट आई यूज द टर्म शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ना तो ये लॉस कर पाएगा टू गेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, अगर ये लॉस करता है, जिसकी वजह से इसके पास क्या हो जाएगा? प्रोटॉन चार्ज ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स काफी कम हो जाएगा। वी कैन से दैट कि इसकी इनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है अगर ये 4 का लूज करता है। इन द सेम वे अगर 4 का गेन करता है तो इसके पास प्रोटॉन कितने बचते हैं? 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 10। तो अगेन एक फिर से वही कंडीशन अराइज होती है अनस्टेबिलिटी वाली। तो ये दोनों में से किसी भी सिचुएशन को अडॉप्ट नहीं करेगा, ना तो गेन करता है ना ही ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ठीक है, तो फिर क्या करता है? बीच की रास्ता यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेता है। तो जब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करेगा, दैट इज 2 8 हो जाएगी। और जिसकी वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है कार्बन के अंदर, वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अब अगर हम बात करें कि कार्बन किस किस फॉर्म में एनवायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो सबसे पहले हमने देखना है, जो कि हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास जो कार्बन होगा, कार्बन है एटमॉस्फेयर में, फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन मोनोक्साइड ओनली, सेकंड इज कार्बन मोनोक्साइड इन ट्रेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड ओनली एंड कॉल। वैसे तो सारी ही जो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है सब में कार्बन अवेलेबल होता है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में होता है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में भी अगर हम बात करें कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट होता है, तो ये हमारे पास एनसीईआरटी में डायरेक्ट गिवन है, बिल्कुल लाइंस उठाई गई हैं और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कई एग्जाम्स के अंदर, जैसे कि केवीएस हो गया, एनवीएस के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर जो प्रेजेंट होता है दैट इज 0.03%। ये परसेंटेज है कार्बन की एटमॉस्फेयर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी फॉर्म में अवेलेबल होता है कार्बन एटमॉस्फेयर में। अगर यही क्वेश्चन एटमॉस्फेयर की बजाय हमारे पास आ जाए कि क्रस्ट में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हमारा आंसर रहेगा कार्बोनेट्स की फॉर्म में हमारे पास कार्बन जो होता है क्रस्ट में अवेलेबल होता है। ठीक है, और कहाँ और किस किस फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है हमारे पास? ये फॉसिल फ्यूल्स में भी होता है। फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास हो जाएगा, इस फॉर्म में कार्बन अवेलेबल होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। और क्या हो सकता है हमारे पास? वुड हो गया है, ठीक है, कॉटन, कॉटन एक्सेट्रा। तो इन सब के अंदर कार्बन अवेलेबल होता है। तो दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। एटमॉस्फेयर पूछे तो हमारा आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, अगर क्रस्ट पूछे तो क्या हो जाएगा? कार्बोनेट्स हो जाएगा। ठीक है, C4 क्रस्ट एंड C4 कार्बोनेट, यहाँ से थोड़ा सा इजीली हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है इतना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज आवर Which of the following statement are usually correct for the carbon compound के बारे में हमने बताना है कि कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अभी हमने क्या बात किया था कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। हमने देख लिया कि उसने क्या क्या बनाया है,
कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाए थे तो उनके पास कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो 2-4 थी। यानी कि यहाँ पर जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल हम कह सकते हैं। तो जनरली हम क्या कहेंगे कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं और जो कार्बन होता है, जनरली कार्बन के कंपाउंड क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बोल सकते हो आप पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों होते हैं पुअर कंडक्टर? क्योंकि हम जानते हैं कि टू बिकम अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर इट इज इंपॉर्टेंट कि उसके पास क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कि जो कार्बन हमारे पास है उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो क्या होगा, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो हम क्या बोलते हैं, जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं। एक बात यहां से क्लियर है। दूसरा हमने देखा कि यहाँ पर पुअर कंडक्टर हो गया पहली बात। दूसरा हमने बोला कि ये हाँ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी कंपैरेटिवली क्या होगा, वीक होगा। तो ये दो भी चीजें आप ध्यान रखोगे और इस क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर तो नहीं बोल सकते क्योंकि दे आर गोइंग टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सो बिफोर चूजिंग द आंसर पहले हम जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसको भी कवर कर लेते हैं। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। जी नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। डू नॉट हैव द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो अब हमने कंबाइंड करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है। वी हैव 4 ऑप्शंस, 4 में से हमें चूज करना था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हेयर वी हैव द 2 स्टेटमेंट। फर्स्ट इज कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। सेकंड, इनके बीच में क्या नहीं होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शंस हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 और 4 दोनों अवेलेबल है। तो 2 और 4 किस में ऑप्शन है, ऑप्शन डी में। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड। द अमोनिया मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज। आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन कौन से टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से हमसे पूछा गया है। तो नाइट्रोजन का हम क्या जानते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो जाएगी 2-5। यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हमारे पास रिमेनिंग है। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है इनकी क्या करेगा, नाइट्रोजन शेयरिंग कर लेता है और अगेन ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड की। तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखेंगे, देखो नाइट्रोजन यहाँ पर है हमारे पास 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, इसके साथ एक बॉन्ड हमारा ये फॉर्म हो जाता है। अगेन दूसरी हाइड्रोजन हमारे पास आती है, सेकेंड बॉन्ड यहाँ से फॉर्म होता है और थर्ड हाइड्रोजन जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये क्या बच जाता है हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि नाइट्रोजन के पास अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। अगर टोटल बॉन्ड पूछे तो आपसे यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड होंगे, लेकिन यहाँ पे हमसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और आप ऑप्शन देखेंगे एक बार, ओनली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या एक दो डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, केवल क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर अवेलेबल इन द नाइट्रोजन। और साथ में क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर होता है। थोड़ी सी और एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अमोनिया। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर होता है और इनको हम कंबाइन करके किसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो जो अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पर हमारे पास होगा जिसमें हम देख रहे हैं कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी,
sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास इसकी हो जाएगी। ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि साथ में एक लोन पेयर भी है, तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर को बोलेंगे, या हम इसको क्या बोलते हैं, पिरामिडल स्ट्रक्चर भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। तो दोनों एक ही बात है, या तो आपको पिरामिडल मिलेगा, दूसरा या क्या क्या मिलेगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर बॉन्ड एंगल की बात करें हम, यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होता है, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज आवर 107 डिग्री। तो हमने यहाँ से नाइट्रोजन के बारे में या अमोनिया के बारे में 2-3 इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है एक सिंगल क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सिंगल बॉन्ड। Come to the next question, that is Buckminster fullerene as an allotrope form of what? Phosphorus, sulfur, carbon, tin। तो बताइए कौन सा होगा। वैसे हम कर चुके हैं कि बकमिंस्टर फुलरीन क्या होता है, ये हमारा कार्बन का एलोट्रोप्स होता है। हम क्या जानते हैं कि कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। पहला हमारे पास क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। क्या होगा भाई, कार्बन का जो पहला पहला या दूसरा नंबर तो हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। एक हमारे पास जो कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म होती है दैट इज आवर ग्रेफाइट, और दूसरी हमारे पास क्या होती है, डायमंड होती है। तो थर्ड क्या होती है हमारे पास, बकमिंस्टर फुलरीन होती है। ठीक है, ये क्या होती है आपका डायमंड। एक एक करके थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डायमंड के अंदर हमारे पास sp2, इसका डिटेल हम थ्योरी में कर चुके हैं, मैं जस्ट रिमाइंड करा रही हूँ, बाकी क्वेश्चन हो चुका है ये। ग्रेफाइट में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारे पास वो sp2 होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि sp2 अगर है तो कार्बन कितने फॉर्म बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पर अगर अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर उसने 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किए हैं। सो व्हाट वी कैन से दैट यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है दैट कंट्रीब्यूट इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो कार्बन की अभी हमने बात की थी कि जनरली कार्बन के कंपाउंड पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की जो कि क्या होता है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि यू कैन सी है दैट देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये क्या होगा, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, लेकिन डायमंड की अगर हम बात करें, यहाँ पर sp3 होती है, यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये क्या होते हैं, इंसुलेटर बोल सकते हैं हम इनको। ठीक है, और ग्रेफाइट के बारे में और क्या पता है हमें कि इसकी सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स होती हैं, हेक्सागोनल सीड्स, यहाँ पर हेक्सागोनल सीड्स की फॉर्म में ये अरेंज्ड होता है। ठीक है, हेक्सागोनल सीड्स की फॉर्म में। और डायमंड की अगर हम बात करें तो ये नेचर में पाया जाने वाला हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ये हम सब जानते हैं क्या होता है, नेचुरल अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द नेचर। ठीक है, दैट इज आवर डायमंड। क्लियर है इन दोनों के बारे में इतना, इनकी स्ट्रक्चर हो गई है हमारे पास, और हमारे पास क्या हो गया है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई है, कंडक्टिविटी हो गई है, इनकी सॉफ्टनेस और हार्डनेस हो गई है। बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन जो होते हैं वो 60 नंबर में अरेंज्ड होते हैं, और हमारा जो बकमिंस्टर फुलरीन होगा वो डार्क होता है कलर में, डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कैसा होगा, डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नया है ये, इतनी इंफॉर्मेशन ही इसकी अभी तक यहाँ पर है। ठीक है, और ना और क्या खास बात होती है इसकी, ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, नॉट सो हार्ड और नॉट सो सॉफ्ट। तो बीच बीच का बोल सकते हैं दोनों के बीच में, नॉट सो हार्ड नॉट सो सॉफ्ट। दिस इज ऑल अबाउट द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर बकमिंस्टर फुलरीन किसका एलोट्रोपिक फॉर्म हो जाएगी, कार्बन की हो जाएगी। फर्स्ट इज ग्रेफाइट, सेकंड इज डायमंड, थर्ड इज बकमिंस्टर फुलरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि इथीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ। इथीन की फॉर्मेशन हमें करनी है, किसकी फॉर्मेशन करनी है, इथीन। इथीन से हम क्या समझते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास ENE आया है। जो बच्चे मास्टर्स जिनका केमिस्ट्री से है, देखो उनके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जिनका बैकग्राउंड केमिस्ट्री नहीं है आई थिंक उनको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। मुश्किल नहीं तो जो मैं मतलब करा रही हूँ आपको बहुत सिंपल से, तो उसको अंडरस्टैंडेबल होगा ये। ठीक है,
तो इन का क्या मतलब है, यहाँ पर हमारे पास अनसैचुरेटेड ये हाइड्रोकार्बन है और इसके अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड फॉर्म प्रेजेंट होगा। इथीन का क्या मतलब हो गया, इथ का मतलब हो गया आपके पास 2 कार्बन नंबर होंगे और उनके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो कंपाउंड किस तरीके का है, हमें ये प्रिपेयर करना है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है हमारे पास, ये है इथीन। ये हमने किससे बनाना है, एथेनॉल से बनाना है, तो CH3CH2OH। तो ये किसकी प्रेजेंस में फॉर्म होता है भाई, डायरेक्टली क्वेश्चन है ये हमारा। तो ये पहला ऑप्शन है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सेकेंड है C2H5OH, थर्ड इज एल्कलाइन KMNO4 और फोर्थ आ जाता है हमारे पास डाइल्यूट HCl। तो आंसर क्या है इसका, कंसंट्रेटेड H2SO4। डायरेक्ट याद करना है आपको, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है भाई, इतना। एक मिनट जस्ट होल्ड रखना प्लीज। हाँ जी भाई, तो यहाँ पर हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, हमारे पास ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एथेनॉल। ऑल क्या होता है हमारे पास, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, इथ है अगेन यहाँ पे, यानी कि कार्बन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर होंगे। तो 1 एंड 2 दो कार्बन है, साथ में हमारे पास ओल यानी कि एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हम इसका डिहाइड्रेशन कराते हैं। डी का क्या मतलब होता है, रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब वाटर। तो साथ में यहाँ पे क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। तो किसकी प्रेजेंस में होगा हमारे पास, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सी। ये हमारे पास, हाँ जी, यहाँ पे हमें देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे रिएक्शन लिख देती हूँ मैं। हमारे पास यहाँ पर हमें एथेनॉल गिवन है। एथेनॉल को हमने क्या करना है, ट्रीट कराना है एल्कलाइन KMNO4 के साथ, एल्कलाइन KMNO4 के साथ, और इसको हीट कराना है। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, CH3COOH की। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है ये। और ये कौन सा है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब थोड़ा सा सिलेबस अगर कम कर दिया गया है, आई मीन टू से थोड़ा सा इजी कर दिया गया है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कौन से कंपाउंड में किस तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो C डबल बॉन्ड O H जो होता है हमारे पास, ये वाला ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो जब हम अल्कोहल को एल्कलाइन KMNO4 के साथ ट्रीट कराते हैं, तो देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो गई है, डबल हो गई, यानी कि 1 की 2 हो गई है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि इस वाले रिएजेंट ने क्या किया है, एडिशन को ऐड, ऑक्सीजन को ऐड किया है। क्या किया है इसने, ऑक्सीजन को ऐड किया है। तो अगर ऑक्सीजन को ऐड करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम KMNO4 को क्या बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैटलिस्ट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ऑक्सीजन एक था, एक और ऐड कर दिया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको बोलेंगे। और ये एक स्ट्रॉन्ग टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास होता है। ठीक है, इतना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्या है, oils on treating with hydrogen in the presence of palladium or nickel catalyst from fats। फैट्स से हम क्या कर सकते हैं, फैट्स हमारे पास क्या होते हैं, देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फैट्स होते क्या हैं। तो फैट हमारे पास होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या होते हैं भाई, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे पास ये होते हैं। ठीक है, अगर हम अनसैचुरेटेड की बात कर रहे हैं तो हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं, हम ले सकते हैं इथीन का। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं डबल बॉन्ड का। ठीक है, इतना। एडिबल ऑयल्स आप इसका बात कर सकते, लिख सकते हो इसको, ये एडिबल ऑयल है। इसके अंदर हम क्या कराते हैं, देखो ये फैट्स हो गया हमारे पास, हाँ जी। इसको हमने क्या कराना है, ट्रीट कराना है पैलेडियम या निकेल के साथ।
किसके साथ ट्रीट कराना है भाई, पैलेडियम या निकल के साथ हमने इसकी रिएक्शन करानी है, ठीक है, ये कैटलिस्ट की तरह से काम करेंगे। तो ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन, यानी कि आपको इसको किसके साथ ट्रीट कराना है, हाइड्रोजन के साथ। प्रेजेंस भी आपको बता दिया है, तो आपको ये बताना है कि ये जब इसके अंदर इन दोनों की, यानी कि इस ऑयल की, ये क्या बोला है ऑयल, और जब हाइड्रोजन की इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट, ये रिएक्शन जो होगी ये किस टाइप की रिएक्शन होगी। तो भाई ये रिएक्शन हमारे पास हो सकती है एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी मैम ने जो केमिकल रिएक्शंस वाली चैप्टर की वीडियो आपकी आज अपडेट हो गई होगी आई थिंक, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कितने कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो सिंपल है, यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो होती है CH3 और CH3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया है और एक हाइड्रोजन इधर हो गया है, तो हम इसको सिंपली क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन हम इसको कह सकते हैं। दूसरा, इस रिएक्शन का नाम क्या है, हाइड्रोजन की ऐड हुई है तो इसको हम हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ किसकी हुई है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन की। जब हम ऑयल को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में पैलेडियम और निकल की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है एक एक डबल बॉन्ड के लेफ्ट में और राइट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे पास इनमें से आपको बताना है कि OH दैट इज एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप किसके अंदर है। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है ब्यूटेनॉन। देखो, वन अगर लिखने में वन, बोलने में ऑन, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास, ये फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास कीटोन। और ओल क्या होता है, अभी बता के ही अभी लास्ट स्लाइड में बताया था, एल्कोहल। ओल, ओल जो वर्ड होता है हमारे पास वो किसके लिए होता है, OH। तो हमारा आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्यूटेनोइक एसिड है। ओइक एसिड का क्या मतलब है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा हमारे पास, ये हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक फंक्शनल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, COOH। अच्छा, कीटोन को भी बता देते हैं। तो कीटोन हमारे पास होता है, एक R इधर होगा हमारे पास, कार्बोनाइल जो कंपाउंड है, कार्बोनाइल जो ग्रुप है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को बोलते हैं कार्बोनाइल। इसके दोनों साइड अगर R ग्रुप लगा हुआ है, दे मे बी सेम और मे नॉट बी सेम। ये जो R हमने यहाँ पे लगाया है ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कीटोन। क्लियर है। ब्यूटेनॉल का क्या मतलब होता है, ये जो LAL यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब है कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेन का मतलब तो समझ आ ही गया होगा, ब्यूटेन ब्यूटेन लिखा हुआ है सब में, ब्यूटेन का मतलब है कार्बन नंबर कितने हैं, 4 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट है। सो एल्डिहाइड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप, या तो हम इसको CHO फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, या अगर पूरा लिखें तो C डबल बॉन्ड O, दैट इज कार्बोनाइल जो हमारा ग्रुप होता है, ये एक तरफ हाइड्रोजन के साथ बाइंड होता है और दूसरी तरफ ये कार्बन के साथ बाइंड होता है, या सिंपली हम इसको क्या लिख देते हैं, CH। क्लियर है इतना। तो OH फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया हमारे पास, ब्यूटेनॉल, दैट इज आवर एल्कोहल, ठीक है। तो भाई यहाँ से हमने सिंबल भी कर लिए हैं, सिंबल कर लिए हैं, और इनकी जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो भी कर लिया। तो कीटोन में कौन सा सफिक्स यूज होता है, ONE। एल्कोहल में कौन सा होता है, OL। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा हो जाएगा, ओइक एसिड। और हमारे एल्डिहाइड में कौन सा हो जाएगा, AL। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोप मॉलिक्यूल हैज अ हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक टेल, हाइड्रोफोबिक। तो पहले हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जो सोप मॉलिक्यूल हमारे पास होता है वो कैसा होता है, ठीक है भाई। देखो, जो सोप मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसके हमारे पास दो क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। ये तो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन पार्ट, कौन से वाला पार्ट है भाई, हाइड्रोकार्बन का। क्या है? बस यहीं से क्लियर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन वाला ये पोर्शन है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये है हमारे पास आयोनिक पार्ट। इसको क्या बोलेंगे, देखो कोई भी सोप मॉलिक्यूल होगा उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोकार्बन और दूसरा कौन सा होता है, आयोनिक, ठीक है। आयोनिक पार्ट जो होता है वो हमारा साइज में शॉर्ट होता है, और ये क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन हमारे पास होता है ये कौन सा होगा, ये लॉन्ग होगा। और हाइड्रोकार्बन वाले की एक और खास बात है, इसकी हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक भी होता है। कैसा होता है भाई, हाइड्रोफोबिक। फोबिक का क्या मतलब, फोबिया डर, दूर दूर भागने वाला पानी से। अगर ये वाटर से दूर भाग रहा है इसका क्या मतलब है, ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका ऑयल सोल्यूबल, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑयल सोल्यूबल बोलते हैं। ठीक है इतना। ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हमारा हाइड्रोफोबिक होता है, लॉन्ग होता है और ऑयल सोल्यूबल होता है। आयोनिक पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, COO नेगेटिव, पहचान लोगे यहाँ से, आयोनिक फॉर्म होती है ये क्या होगा, आयोनिक होता है और शॉर्ट फॉर्म होता है। अगर ये हाइड्रोफोबिक है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये भी लगा सकते हो कि अगर हम इसको जब यूज करते हैं सोप को टू रिमूव द डर्ट और एनी स्टेन ऑन ए क्लॉथ, तो हम ये अरेंज किस तरीके से होगा, तो ऑयल सोल्यूबल यानी कि जिस साइड पर मान लीजिए ये डर्ट है, ये ऑयल का कोई भी स्पिल या स्टेन यहाँ पर बना हुआ है, तो ऑयल सोल्यूबल पोर्शन कौन सा होता है हमारा, ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है। तो ये इसको इस तरीके से अरेंज करेगा, यानी कि यहाँ पर ये है आपका, थोड़ा सा नजदीक लगा देते हैं, थोड़ा समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो डर्ट होती है या ऑयल होता है, उसके अराउंड सोप मॉलिक्यूल अपने आप को कैसे अरेंज करता है। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि जो हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन होता है, जो लॉन्ग पोर्शन होता है, या हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है सोप मॉलिक्यूल का, वो क्या करता है, उसके टूवर्ड होता है। लेकिन जो आयोनिक पार्ट होता है या हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, वो क्या होगा, डर्ट से आउटसाइड होगा, या उससे कह सकते हैं दूर होगा। क्लियर है इतना। तो अब क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोफिलिक हेड, पहले आप ये देखेंगे, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। सोप मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक हेड होती है और एक टेल होती है हमारे पास। तो जो सोप मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आप देखो ये क्या है आपकी, ये हमारा हाइड्रोफोबिक है, यानी कि ये तो क्या हो गई है, हाइड्रोफोबिक टेल है, और ये क्या है हमारे पास, ये है हेड, और ये क्या है हमारे पास, ये टेल है। तो भाई आई थिंक अब इजीली आंसर कर सकते हैं। हाइड्रोफोबिक क्या है, इसमें टेल है, और हमारे पास हाइड्रोफोबिक क्या है, हमारे पास हाइड्रोफिलिक क्या है, हेड है। तो आंसर पहला ही हो जाएगा, और ऑप्शन रीड करने की नीड ही नहीं है आपको। ठीक है, बाकी आप कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को आपको पहचानना है। भाई ये बात कर चुके हैं, अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा यहाँ पे। तो देखो ये कौन सा है, हमारे पास ANE, क्या मतलब है, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर इन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये YNE लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, अगेन सिंगल बॉन्ड है। तो बताओ क्या आएगा, बता ही सकते हो। तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ से आप देखो ये कौन सा प्रेजेंट है, तो हमारे पास है ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 2 एंड 3 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। नेक्स्ट है, क्लोरीन रिएक्ट विद द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट द रूम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ, भाई ये क्वेश्चन PYQs है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो हमें बात करनी है सैचुरेटेड, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे कोई भी कंपाउंड आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो मैं यहाँ पे सिंपल वाला ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोरीन को ऐड करा रहे हैं। तो भाई जब भी आप इस तरीके से रूम टेम्परेचर पे क्लोरीन को सैचुरेटेड सिस्टम में ऐड कराते हैं, तो ये हमेशा HMU की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रो। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे हमारे पास CH3Cl हो जाएगा। क्लियर है इतना, साथ में हमारा HCl भी रिलीज हो जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। क्लियर। नेक्स्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है हमारे पास सोप माइसेल्स। ठीक है, वैसे हम सोप के बारे में अभी पूरा डिटेल करके आए हैं, तो इसमें इतनी ज्यादा मुश्किल हमें नहीं आनी है। तो अभी अभी हमने क्या देखा था, देखो हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास हाइड्रोफोबिक, बताना जरा क्या थी, ये टेल है, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोफोबिक। दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा आपके पास, हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब हुआ, वाटर रिपेलिंग, और दूसरी टर्म में क्या बोल सकते हैं, ऑयल सोल्यूबल बोल सकते हैं। क्लियर है इतना। दूसरा यहाँ पे क्या बताया था हमने कि यहाँ पर हमारे पास आयोनिक एंड होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हेड बोल रहे हैं, लेकिन किस कौन से नेचर का होता है भाई, हाइड्रो व्हाट हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये हमारे पास है कोई डार्ट, और यहाँ पे ये किस तरीके से अरेंज करते हैं अपने आप को, ये आपको इस तरीके से अरेंज करेंगे। ठीक है, तो सॉफ्ट माइसेल, ये जब बहुत सारे इस तरीके से मिल जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोप माइसेल। ठीक है भाई, इतना क्लियर है, क्लियर है इतना।
तो ये इस तरीके से हमारे पास अरेंज होते हैं। अब हम ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी रिवाइज कर लिया था, अब हम ऑप्शंस को स्टडी करते हैं। द आयोनिक एंड ऑफ द सॉप इज ऑन द सरफेस ऑफ क्लस्टर while the carbon chain in the interior of the cluster। क्लस्टर हम इसको बोल रहे हैं जो बीच में हमारे पास डर्ट है उसको, या कोई स्टेन लगा हुआ है। तो आयोनिक पार्ट कहां पर बोल रहे हैं? ऑन द सरफेस ऑफ क्लस्टर। कहां पे बोल रहे हैं? ऑन द सरफेस ऑफ क्लस्टर। यानी कि ये क्या है हमारा, ये पूरा का पूरा इस तरीके से हम इसको एक मिनट में, ये हम इसको एक बीकर में इसको फिल कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। तो जो आयोनिक एंड है वो हमारा कहां पर है? देखो सरफेस पर है। कहां पर है भाई? आयोनिक एंड हमारा सरफेस पर है। लेकिन जो कार्बन की चेन है ये वाली क्या है? चेन कौन से वाला पोर्शन है? हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो जो कार्बन की चेन है वो कहां पर है? इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। ये पूरा का पूरा हमारा क्लस्टर है और इसके अंदर हमने क्या बोला है? क्या बोला है? हाइड्रोफोबिक टेल हमारी, या ऑयल लविंग या ऑयल सोल्यूबल जो पोर्शन होगा वो हमारा कहाँ होगा? इंटीरियर, अंदर होगा क्लस्टर के। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखेंगे आयोनिक एंड ऑफ द सोप इन द, वैसे ऑप्शन तो यही ठीक होना चाहिए लेकिन और भी रीड कर लेते हैं। आयोनिक एंड ऑफ द सोप इन द इंटीरियर, जी नहीं, आयोनिक तो अंदर है ही नहीं, आयोनिक तो बाहर की तरफ प्रेजेंट है। आयोनिक एंड कार्बन बोथ आर इन इंटी, नहीं दोनों तो नहीं हो सकते, या दोनों बाहर हो सकते हैं। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटेन के अंदर, पेंटेन हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C5H12, सो इट हैज हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड? आपसे पूछा है 5, 12, 16 और 17। तो इस फॉर्मूला जो आपको यहाँ पर गिवन है इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो, एक होता है CnH2n+2 जिसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड, यानी कि उसको हम बोलेंगे एल्केन। ठीक है, एक होता है CnH2n जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्कीन। और क्या बोलते हैं? थर्ड हमारे पास होता है CnH2n-2 जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि 5, एन की वैल्यू कितनी है? 5, तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड हमारे पास है वो क्या है? सिंगल बॉन्ड वाला है। तो सिंगल बॉन्ड कैसे फॉर्म करने हैं 5 कार्बन पर? देखो 1 2 3 4 5 6, 5 हो गए। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन अरेंज कर देंगे। ठीक है, सब जगह। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो जब भी कोई सिंगल बॉन्ड होता है तो हमेशा क्या हो जाएगा? वो सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कितने कोवेलेंट, सारे सिग्मा बॉन्ड कैसे हैं आपके? कोवेलेंट। सो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक काउंट किया है हमने, एक मिस तो नहीं हो गया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कहाँ पर मिसिंग है भाई? 15 तो ऑप्शन ही नहीं है। 3 + 2 5 7 7 9 11 और 4 कितने हो गए? 16 हो गए हैं। ठीक है, तो आप करके देख लेना भैया, 16 ही बनेगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 16 कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये वाले काउंटिंग है ना बीच वाले, इसलिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लियर है भाई? नंबर लिख दूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या हो रहा है भाई? ठीक है, आप लोग काउंट कर लेना भाई इसको, ये इस तरीके से आपको काउंट करना है। ठीक है, 5 6 7 8 9 10। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 16 कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इथेनॉल रिएक्ट विद द सोडियम एंड फॉर्म द टू प्रोडक्ट। तो इथेनॉल क्या करता है? इथेनॉल को कैसे लिखोगे? इथ का क्या मतलब है? 2 कार्बन एटम, CH3 CH2। ऑल का क्या मतलब है? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। किसके साथ रिएक्ट कराना है आपको? सोडियम के साथ रिएक्ट कराना है। तो 2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, वो प्रोडक्ट हमें बताने हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं भाई? सोडियम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो देखो यहाँ से क्या होगा हमारे पास,
यहाँ से हाइड्रोजन को आपको हटाना है, सोडियम को यहाँ पे प्लेस करना है। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी CH3CH2ONA। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सोडियम एथोक्साइड। 2 कार्बन है तो ऑक्सी यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम एथोक्साइड। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है तो इसको हम बोलते हैं सिंपली एथोक्साइड, और साथ में सोडियम लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा सोडियम एथोक्साइड। यहाँ से क्या रिलीज हुई है, खाली हाइड्रोजन तो नहीं होगी, तो इसको हम 2 ले लेते हैं, इसके भी 2 लेंगे, और यहाँ पर ये भी 2, और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस क्या कर जाएगी, रिलीज कर जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए सोडियम एथेनोएट, जी नहीं, एथेनोएट नहीं है, हाइड्रोजन तो है। सोडियम एथेनोएट एंड ऑक्सीजन, जी नहीं, ऑक्सीजन तो है ही नहीं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक हाइड्रोजन ये वाला और ये वाला। तो इथोनेट नहीं है, कौन से वाला है, एथोक्साइड है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, विनेगर इज अ सोल्यूशन ऑफ, तो ये तो भी आपको सीधा याद करना है। विनेगर क्या होता है, जो हम अचार वगैरह में डालते हैं, पिकल्स वगैरह में, उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए उसके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 to 8% एसिटिक एसिड इन द वाटर। ठीक है, वेयर आई एम राइटिंग, यस दिस इज अ 5 to 8, और ये भी पी बाई क्यूज है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट यू हैव टू लर्न इट। 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। ठीक है, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स बिकॉज, आपको बताना है मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो मिनरल एसिड होते क्या हैं, देखो पहले तो ये पता होना चाहिए। मिनरल एसिड, या हम इनको और क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड भी बोल देते हैं। तो ऐसे इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड्स ऐसे होते हैं, कोई भी एसिड जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव किया गया है, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, obtained from any inorganic compound। ठीक है भाई, और क्या हो जाते हैं, डिजोल्व होते हैं वाटर में, और खास बात क्या होती है, डिजोल्व इन वाटर। और जब ये डिजोल्व होते हैं वाटर में तो क्या देते हैं, प्रोड्यूस करेंगे H पॉजिटिव, लेकिन क्या होते हैं ये आपके इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लियर है भाई इतना। तो अब हम देखेंगे ऑप्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, और दूसरा मैं एग्जाम्पल तो चल बता ही देते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, HCl हो गया, H2SO4 हो गया हमारे पास, और हमारे पास क्या हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा। तो भाई जो मिनरल एसिड्स होते हैं या इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। कैसे एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या खासियत होती है कि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो सकते हैं। क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो सकते हैं। तो हम क्या अभी देखेंगे, ये सभी हमने जाना कि मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे ऑप्शंस। क्वेश्चन क्या है हमारा, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज, बोल सकते हैं। अभी हमने बताया कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीटली आयोनाइज भी हो जाएंगे, तो पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज, जी नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या होता है, वीक एसिड में आता है। क्या होता है ये, वीक एसिड होता है। ये तो इन्होंने ही बता दिया कि मिनरल एसिड तो स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर कोई वीक एसिड है तो वो कंप्लीटली आयनाइज कैसे हो सकता है, वो तो नहीं होता। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। मिनरल एसिड्स आर पार्शली आयनाइज्ड, जी नहीं, तो पूरा होते हैं, कंप्लीट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पार्शली आयनाइज्ड, यस। अब वीक एसिड है तो क्या होगा, पार्शली आयनाइज्ड होगा, ना कि फुली आयनाइज्ड होगा, कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, किसमें है आपका ऑप्शन नंबर 1 कंप्लीटली आयनाइज, एंड ऑप्शन नंबर 4 तो किसमें है भाई, दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा ये है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कि जो मिनरल्स एसिड होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट्स व्हाई दे आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, व्हाइल कार्बोक्सिलिक एसिड एक वीक एसिड होता है जो कि पार्शली आयोनाइज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, कार्बन फॉर्म द 4 कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन विद द 4 यूनिवेलेंट एटम, दैट इज हाइड्रोजन। ये सब जानते हैं, हम कर चुके हैं। तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। कार्बन के पास हमारे 6 एटॉमिक नंबर है इसका, तो क्या होगा, 2 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 4 की शेयरिंग करके 2 8 बनाता है। तो 2 8 किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है,
नियोन की। सो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, नियोन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आपको बताना है कौन सा होमोलोगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी, ये क्वेश्चन भी PYQs है भाई। होमोलोगस सीरीज के अंदर आपको क्या देखना है कि देखिए, पहले एग्जांपल दे देती हूँ। एक है हमारे पास CH3, CH2 और CH3, ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन है। ठीक है, अगर आपको इसका नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर लिखना है तो आपको जस्ट CH2 की एडिशन करनी है, एक CH2 की, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, होमोलोगस सीरीज हो जाएगी। अगर नेक्स्ट लिखना है तो एक और CH2 ऐड कर दो। तो यहाँ पे जो होमोलोगस सीरीज में आपने ध्यान रखना है वो किसका रखना है, CH2 मॉलिक्यूल ऐड होता है, जस्ट इसका डिफरेंस होगा। अब देखो, इसमें एक कम है, इसमें एक ज्यादा है, इसमें एक ज्यादा है, तो किसका डिफरेंस है, जस्ट एक CH2 मॉलिक्यूल का है। तो बस यही ध्यान देना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा। पहला क्या है हमारे पास, CH4। नेक्स्ट में क्या है, C2H6 है। C2H6 को क्या लिखते हो, CH3 और CH3। ठीक है, फोर्थ में क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो C3 है, H8 है, यानी कि 2 टाइम प्लस 8, क्या मतलब है, CnH2n प्लस 2। यहाँ पर भी यही फॉर्मूला, CnH2n प्लस 2, यानी कि सारे के सारे फॉलो कर रहे हैं अभी तक, 2n प्लस 2। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर है CnH2n। इन सब में भी क्या एग्जांपल दिया मैंने, प्रोपेन, यानी कि सैचुरेटेड, CnH2n प्लस 2। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कौन सा डिफर कर रहा है हमारा, ये वाला। ठीक है, तो ये किससे बिलोंग नहीं करेगा, सेम होमोलोगस सीरीज का ये मेंबर नहीं है। ये वाले क्या है हमारे, सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर रहेंगे। तो क्या ध्यान रखना है, CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है होमोलोगस सीरीज में। नेक्स्ट है हमारे पास, इस कंपाउंड का नाम बताना है, अब तो बता ही देंगे। CHO ग्रुप हम पहले कर चुके हैं स्टडी, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड होता है। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 एंड 3। 3 कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम, प्रोप। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप के बाद आप देखेंगे बॉन्ड कौन सा है, तो सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा, प्लस में क्या करना है, एल्डिहाइड Al, प्रोपेनॉल बन गया। इसको हम कंबाइंड कैसे करके लिखते हैं, देखो, प्रोपेन। जब यहाँ पर वोवल, यहाँ पर क्या है, वोवल, और इससे आगे भी क्या लिखा हुआ है, वोवल, तो इस वाले वोवल क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, तो यहाँ पर सीधा हम ऐसे जोड़ देते हैं, तो क्या वर्ड बन जाएगा, प्रोपेनल। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये आपको बताना है इसमें से सैपोनिफिकेशन रिएक्शंस कौन सी है। तो भाई ये हम मान के चलेंगे कि एक जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा सोप से जरूर आएगा। ठीक है, तो सोप वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से करके जाएं। इन सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, व्हेन सैपोनिफिकेशन रिएक्शंस में हमारे पास क्या होगा, पहले ये देख लेते हैं। एक होता है हमारे पास एस्टर, ये ध्यान देखने, बस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, रिएक्शंस को तो आप अपने आप, कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए, ऑप्शंस अपने आप फाइंड आउट कर लेंगे आप। एस्टर होगा हमारे पास, और दूसरा हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। क्या होगा हमारे पास, एस्टर होगा, और उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एस्टर हमारा हाइड्रोलाइज हो जाएगा, या इसको सिंपली हम बोलते हैं ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक होके क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा ये एल्कोहल, जिसको मैं ROH लिख रही हूँ, और दूसरा यहाँ पर कंपाउंड बनेगा हमारे पास सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट, और वो भी किसका बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। जब भी सैपोनिफिकेशन रिएक्शंस होती है, आपको क्या ध्यान रखना है, एक आपके पास एस्टर होगा, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराना है, और ये एस्टर क्या हो जाता है हमारे पास। अब देखो, क्वेश्चन स्टेटमेंट बदल के भी आ सकता है कि व्हाट इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पर तो आपको केमिकल फॉर्मूलेज दिए गए हैं जिनसे आपको फाइंड आउट करनी है, आपको ऐसे भी लिखा आ सकता है। तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शंस में क्या होता है हमारे पास, एस्टर्स होते हैं, जिसका हाइड्रोलाइज हो जाएगा, या इसको हम क्या बोलते हैं, ये ब्रेक हो जाता है। किस चीज में ब्रेक होगा, ये हमारे पास एक बनेगा सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा हमारे पास क्या बनता है, एल्कोहल बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एस्टर क्या होता है। देखो, RC डबल बॉन्ड O, और दिस इज OR, इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई एस्टर। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप जब हमारा एक तरफ कार्बन से बाइंड होता है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन से बाइंड होता है, उसको हम बोलते हैं एस्टर फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे कोई ऐसा एस्टर हमें नजर नहीं आ रहा, ओनली द ऑप्शन इज दिस वन, विच इज आवर एस्टर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, देखो CH3, इसको अगर मैं इसी फॉर्म में लिखूं ताकि हमें समझ में आ जाए ये क्या है,
ये है हमारे पास C2H5। इसको हमें रिएक्ट किसके साथ कराना है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो मैं इसको उल्टा करके लिख रही हूँ OH एंड दिस इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको हटा दो बीच में से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो C2H5OH क्या बन जाएगा, C2H5OH। तो हमने क्या बोला है कि जब हम एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्कोहल की। तो ये एल्कोहल आपके पास बन गया है। बीच में जो भी बचा है उसको आप कनेक्ट करके लिख दो। अब देखो ये कौन सा ये, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दूं तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अब मैं हाइड्रोजन ना लिख के क्या लिख रही हूँ, सोडियम लिख रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो सोडियम सॉल्ट। ये क्या बन गया है, सोडियम किसका है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है आपका, सोडियम सॉल्ट है, किसका, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है भाई इतना। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से हमने कवर कर लिए, साथ में कॉन्सेप्ट भी हमारा कवर कर लिया है। तो अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स होते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।